काव्य शास्त्र रिवीजन। काव्य शास्त्र नेट, टीजीटी, पीजीटी सभी एग्ज़ाम्स में आता है और उन सभी के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम यूजीसी नेट जो कि 8 जनवरी को जिसका पेपर होने वाला है, सबसे पहले उसकी तैयारी कर रहे हैं। और आज हमारी यूनिट 3 है काव्य शास्त्र की रिवीजन के लिए। तो इसमें आपको आज कुछ क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन है यहाँ पर लगभग, और ये आपको वन लाइनर क्या है मतलब क्वेश्चन आंसर ही देखने को मिलेंगे सीधे सीधे, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि काव्य शास्त्र थोड़ा सा अलग पड़ जाता है यूनिट, तो इसलिए थोड़ा याद करने में कठिनाई होती है। तो हम सीधे सीधे यहाँ पर याद करेंगे और उसके बाद आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे, तो इसलिए डरना नहीं है। अगर आप एमसीक्यू के दीवाने हैं तो वो आपको ज़रूर इसमें मिल जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर पहले वन लाइनर करने वाले हैं जो कि सीधे सीधे आप याद कर सकते हो। सावधि व्यंजना के प्रकार कौन कौन से हैं? सावधि व्यंजना के प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये है लक्षणामूला और अभिधामूला। ठीक है, लक्षणामूला और अभिधामूला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप याद कर लीजिएगा। वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? वाच्यार्थ के लिए कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? तो निश्चित अर्थ, मुख्य अर्थ, अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ। ठीक है, वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द है निश्चित अर्थ, जिसका किसी भी कथन का, वाक्य का अगर हमें सीधा सीधा अर्थ समझ में आ रहा है, उसका निश्चित अर्थ है, कोई भी घुमा फिरा कर बात नहीं की गई है, तो वहाँ पर अभिधा शक्ति होती है, यानी कि वाच्यार्थ होता है। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। ठीक है, वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि, ये दो प्रकार की ध्वनि होती है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से पुष्प तथा फल होते हैं, उसी प्रकार सबके मूल में रस है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये उन्हीं की होगी जो कि रस के प्रणेता माने जाते हैं। और भरत मुनि का जो यहाँ पर इनका एक ग्रंथ है वो है नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र इन्होंने ग्रंथ लिखा था भरत मुनि ने, और इन्होंने रस का उसमें प्रतिपादन किया था। ना भाव हिनो अस्ति रसो ना भावो रस वर्जितः, परस्पर क्रेता सिद्धि अस्ति और अभिन्ने भवेत। ये कथन किसका है? ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये संस्कृत के जो कथन है ना, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं पेपरों में, तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये सीधा सीधा आप याद करिए, ये भरत मुनि जी का कथन है। जब हम यहाँ पर 4 ऑप्शन देखते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें सही ऑप्शन याद नहीं रहता, इसलिए मैंने ये सोचा था कि पहले आपको ये करा देती हूँ, उसके बाद में इसी क्लास में आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको देखो, आप सभी से मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि आपको तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में मुझे बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए प्लीज़ आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके पूरी वीडियो को देखा करो, पूरी वीडियो वॉच किया करो। अगर आपको मतलब जल्दी ही देखना है तो थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन में चला लिया करो, है ना, क्योंकि मैं आप लोगों से ही कुछ कह सकती हूँ, बाकी तो किसी से क्या ही मांगना। तो व्युत्पत्ति के अनुसार रस के 2 अर्थ कौन कौन से होते हैं? तो द्रवत्व और आस्वादत्व। ठीक है, व्युत्पत्ति के अनुसार रस के 2 अर्थ होते हैं, द्रवत्व और आस्वाद्यत्व। व्युत्पत्ति यानी कि उत्पत्ति जहाँ से हुई है उसके अर्थ की बात कर रहा है। रसो ही सुख दुख अवस्था रूपा, ये किसने कहा है? तो ये भोजराज का कथन है। ठीक है, रसो ही सुख दुख अवस्था रूपा, ये याद कर लेना इनको। विभावा अनुव्यावा व्यभिचारी संयोगा दृशा निष्पत्ति, ये किसका सूत्र है? तो ये भरत मुनि जी का सूत्र है। ठीक है, विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगा दृशा निष्पत्ति, ये है भरत मुनि जी का सूत्र। भट्ट लोलट का रस सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? तो ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है। ठीक है, भट्ट लोलट जी का जो रस सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? मीमांसा दर्शन पर आधारित है। आगे चलते हैं। भट्ट नायक ने काव्य को व्यापार मानते हुए इसके 3 व्यापारों की कल्पना की है, अविदा, भावकत्व एवं भोजकत्व। ठीक है, भट्ट नायक ने काव्य को व्यापार मानते हुए इसके 3 कौन कौन से व्यापारों की कल्पना की है? तो अविदा, भावकत्व एवं भोजकत्व। चित्र तुरंग न्याय का दृष्टांत किसने दिया है? तो ये शंकुक जी ने दिया था, जो कि अनुमितिवाद के क्या हैं? रचयिता, मतलब सिद्धांत के प्रणेता हैं। अर्थ क्रियोपेतम काव्यम, ये किसका सूत्र है? तो ये भी भरत मुनि का सूत्र है, अर्थ क्रियोपेतम।
आगे चलते हैं। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्य पद्यम च तद विधा, ये किसका कथन है? तो ये भामा का कथन है। ठीक है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्य पद्यम च तद विधा, ये किसका कथन है? भामा का कथन है। इसको आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचाम विचित्र मार्ग नाम निबंधु क्रिया विधि तई शरीर काव्या नाम अलंकारस्य दर्शता, तो ये दंडी का कथन है। ठीक है, वाचाम विचित्र मार्ग नाम, विचित्र मार्ग में कौन फंस गई है? तो ये दंडी है। शरीर तावादिष्ठार्थ वैवच्छिन्न पदावली, ये भी दंडी का कथन है। ये आप कहीं ना कहीं से इसकी ट्रिक पकड़ लेना। शरीर ताव दिष्ठार्थ, कोई एक जो भी आपको अच्छे से याद हो जाए, कोई एक इसमें से जो है कीवर्ड पकड़ लेना और उससे अपने आचार्य का या आंसर का नाम रिलेट कर लेना। ठीक है, सा काव्य घटना अनुकूल है शब्दों उपस्थिति, ये जगन्नाथ का कथन है। ठीक है, सा काव्य घटना अनुकूल है शब्दों उपस्थिति, ये जगन्नाथ जी का है। नेक्स्ट है यहाँ पर शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, ये किसने कहा है? तो ये मम्मट जी ने कहा है। ठीक है, शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास ये समन्वित रूप में काव्य हेतु है, किसने कहा है? मम्मट जी ने कहा है। ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये किसका सूत्र है? तो ये रुद्रट का सूत्र है। ननु शब्दार्थौ काव्यम, ये रुद्रट का सूत्र है। वक्रोक्ति काव्य से जीवितम, ये सिद्धांत किसका है? तो ये कुंतक जी का है। ठीक है, वक्रोक्ति काव्य से जीवितम। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अवलंकृति पुनः क्वापी, ये किसका है? तो ये मम्मट जी का कथन है। ठीक है, तद दोषौ किसका है? तो ये मम्मट का है। आगे देखते हैं, भरत मुनि ने अपने ग्रंथ जो नाट्य शास्त्र इनका ग्रंथ है उसमें कितने लक्षणों का उल्लेख किया है? तो ये 36 लक्षणों का उल्लेख इन्होंने किया है। सौंदर्यम अलंकार नामक सूत्र किसका है? तो ये वामन जी का है। सौंदर्यम अलंकार है। आगे देखते हैं, शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? इंपॉर्टेंट है, अलंकार भी इसी काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। ठीक है, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये 4 अलंकार हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये शब्दालंकार के अंतर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक और विभावना, ये सारे जो और भी अलंकार हैं वो सब अर्थ अलंकार के अंदर आते हैं। भरत मुनि ने कितने स्थायी भावों का उल्लेख किया है? तो ये 8 स्थायी भावों का उल्लेख किया है भरत मुनि ने। इनके नाम आप याद कर लीजिएगा, रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, जुगुप्सा एवं विस्मय। विभाव के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाग। ये विभाव है ना कि विभाग है। ठीक है, तो विभाव के 2 प्रकार हैं, आलम्बन और उद्दीपन। अनुभाव 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो वाचिक, आंगिक, आहार्य तथा सात्विक। ठीक है, वाचिक, आंगिक, आहार्य तथा सात्विक, ये 4 प्रकार के अनुभाव होते हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, आपको क्वेश्चन भी पसंद आ रहे होंगे, बस मैं यही उम्मीद करती हूँ। इसीलिए आपको जो भी सजेशन देना हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हो, मुझे बता सकते हो कि क्लास आपको कैसी लगी है, नहीं लगी है, क्या चीज़ आपको पसंद है या क्या आगे पढ़ना पसंद करेंगे, वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, निम्न कथन किसका है? तो ये वामन जी का है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुना, ये है वामन का। सट सुधरई सत संगति पाई पारस परस को धातु सुहाई, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, सट सुधरई सत संगति पाई पारस परस को धातु सुहाई, ये यमक अलंकार है इसके अंदर, इसका नाम याद रख लीजिए। अजयो तरियोना ही रयो श्रुति सेवक सेवत एक अंग नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्ति के संग, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसके अंदर श्लेष अलंकार है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा है? श्लेष अलंकार है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बंधव गुरुपद पदम परागा, बहुत पुराना ये जो है मतलब बहुत पुराना है ये जो प्रश्न है। बंधव गुरुपद पदम परागा, ये मतलब 7th 8th से लेकर के ये कि 9 से कहें तो 9 के बाद जहाँ भी अलंकार आते हैं ना उनमें ये जरूर पूछा जाता है बच्चों के एग्जाम में भी, तो इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। लेकिन जब हमारे सामने पेपर में आता है तो हम कई बार भूल जाते हैं पुरानी चीज़ों को भी। तो बंधव गुरुपद पदम परागा, इसमें रूपक अलंकार है। सोहत ओढ़े प्रीत पट श्याम सलोने कात मनऊ नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, इसमें अलंकार कौन सा है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार है।
संत हृदय नवनीत समाना, इसमें कौन सा अलंकार है? ये तुलसीदास जी की पंक्ति है, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, संत हृदय नवनीत समाना, इसमें व्यतिरेक अलंकार है। तो यहाँ पर हमारे 32 क्वेश्चन है अभी, और इसके बाद हमें MCQ देखने को मिलेंगे, हम MCQ पढ़ेंगे। ठीक है, राजशेखर भट्टनायक, विश्वनाथ और अभिनव गुप्त, यानी कि इधर ये आचार्यों के नाम दे रखे हैं और इधर ये पुस्तकों के नाम दे रखे हैं। तो हमें बताने हैं इसमें से कौन सी पुस्तक किसकी है। तो राजशेखर की अगर हम बात करें तो राजशेखर की कौन सी पुस्तक है? तो ये है काव्य मीमांसा। ठीक है, राजशेखर की काव्य मीमांसा है। और इसके बाद हमारी भट्टनायक की कौन सी है? तो ये है हृदय दर्पण। भट्टनायक की हृदय दर्पण। विश्वनाथ को सभी जानते होंगे, विश्वनाथ की क्या है? साहित्य दर्पण। और अभिनव गुप्त की है अभिनव भारती। ठीक है, तो सीधा सीधा आप इनको याद रख लीजिए। राजशेखर काव्य मीमांसा के लेखक हैं, भट्टनायक हृदय दर्पण, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, और अभिनव गुप्त को किसके हैं? तो अभिनव भारती के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ हैं जो विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? तो रस से संबंधित ग्रंथ हमें यहाँ पर बताने हैं कौन से हैं। 10 रूपक, काव्य दर्श, साहित्य दर्पण और काव्य अलंकार। तो यहाँ पर कौन से जो दो ग्रंथ हैं जो कि रस से संबंधित हैं? तो ये है 10 रूपक और साहित्य दर्पण। ठीक है, साहित्य दर्पण अभी हमने देखा है किसका है। तो 10 रूपक और साहित्य दर्पण, ये दोनों जो ग्रंथ हैं वो रस से संबंधित है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी आज, क्योंकि बच्चे पूरी बहुत वीडियो पता नहीं फास्ट में देखते हैं या देखते ही नहीं हैं, क्योंकि टाइम से पता चल जाता है कि बच्चे कितना देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो को देखा करो, ताकि आपको भी फ़ायदा हो, है ना, और मुझे भी फ़ायदा हो। तो ज़रूर देखा करें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शब्दार्थ यायार्थ वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, है ना भाई, संस्कृत के शब्द हैं, थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ने आते हैं। शब्दार्थ यायार्थ वत्स भावेन विद्या साहित्य विद्या, ये किसका कथन है? कुंतक, राजशेखर, भोजराज या फिर विश्वनाथ। तो ये जो कथन है वो किसका है, हमें बताना है। तो ये हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, राजशेखर का कथन है ये। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या है जो कि 8 मानी है? तो रसों की संख्या 8 किसने मानी है? दंडी, धनंजय, रुद्रट या फिर अभिनव गुप्त। तो ये मानी है भाई दंडी ने। ठीक है, दंडी ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो। इस तरह से डेफिनेशन भी आजकल पूछी जाती हैं अलंकारों की, तो आपको ये याद रखने हैं सारे। ये विभावना अलंकार का क्या है? उदाहरण है। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, बिनु पद चले बिनु सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये इसमें कह रहा है कि बिनु पद के, मतलब पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, हाथ नहीं है फिर भी कर्म कर रहा है, अलग अलग प्रकार के। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब यहाँ पर कारण तो है ही नहीं, फिर भी काम हो रहा है। कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो साहित्य सिद्धांतों का अनुक्रम बताना है। रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, इसमें 4 अलंकार हमें दे रखे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर रस ही आएगा। ठीक है, रस जो अलंकार है वो भरत मुनि का है, और जो भरत मुनि थे वो दूसरी शताब्दी के आचार्य थे। ठीक है, किसके थे? दूसरी शताब्दी के। तो ये सबसे पहले ही आएगा, यही हमारा ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा। आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम कौन से हैं? आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम बताने हैं। तो व्यक्ति विवेक, 10 कुमार चरित, कवि कंठाभरण, सुव्रत तिलक। तो इसमें से जो व्यक्ति विवेक है ये किसकी है? महीम भट्ट की रचना है। महीम भट्ट की रचना है। बाकी 10 कुमार चरित, कवि कंठाभरण और सुव्रत तिलक, ये तीनों के तीनों आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथ हैं। काल क्रमानुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। यहाँ पर 4 लोग दे रखे हैं, तो हमें इनका बताना है कि देखो सबसे पीछे तो विश्वनाथ ही आएंगे, क्योंकि विश्वनाथ जो थे वो 14वीं शताब्दी में थे। ठीक है, तो ये दो तो हमारे होंगे नहीं बीच वाले, तो या तो विश्वनाथ दोनों में है, तो कोई सा भी इसमें से हो सकता है, देख लेते हैं।
तो हमें यहाँ पर देखो, जो वामन थे ना, वामन पहले थे, कुंतक थे 9वीं शताब्दी में, है ना, और मम्मट थे 11वीं 12वीं शताब्दी के अंदर थे। वामन छठवीं शताब्दी, छठी सातवीं शताब्दी के अंदर थे। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा, वामन, कुंतक, मम्मट और विश्वनाथ। विश्वनाथ हमारे 14वीं शताब्दी में थे। एक बार इनको दोबारा से देख लेते हैं, है ना, याद रख लेना है। वामन जो है वो 8वीं शताब्दी में है, ठीक है। भामा छठी शताब्दी में है। भरत मुनि दूसरी शताब्दी, इनको याद रख लेना है। भरत मुनि दूसरी शताब्दी, भामा छठी शताब्दी, दंडी 7वीं शताब्दी में थे। और वामन भी 8वीं शताब्दी, उद्भट 9वीं सदी, रुद्रट 9वीं सदी का जो आरंभ था तभी। और शंकुक की अगर बात करें तो 9वीं सदी में थे। शंकुक कब थे? ये भी 9वीं सदी के अंदर थे। आनंदवर्धन की बात करें तो ये 9वीं सदी के अंदर थे, आनंदवर्धन। राजशेखर 10वीं सदी में थे, ठीक है, 10वीं सदी में थे। भट्ट लोलट 9वीं सदी के अंदर थे। भट्ट नायक 9वीं और 10वीं के बीच में थे। भट्ट तौत 10वीं सदी, धनंजय 10वीं सदी, कुंतक 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में थे, है ना, 9वीं नहीं, 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में था। अभिनव गुप्त भी 10वीं 11वीं के बीच में। भोजराज 11वीं शताब्दी के अंदर थे। मम्मट भी 11वीं शताब्दी के अंदर थे। क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी में थे। हेमचंद्र 12वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। और सबसे लास्ट में जो थे 17वीं शताब्दी में, ये थे 17वीं शताब्दी में जगन्नाथ, ठीक है। तो इनके आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, है ना, फ़ोन को मतलब ऐसे पोर्ट्रेट में करके इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको सबको याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, है ना। तो साहित्य दर्पण तो सबसे बाद में ही आएगा, क्योंकि वो किसका है? विश्वनाथ का है, ठीक है। और विश्वनाथ जी जो थे वो इसमें सबसे बाद में ही थे। तो हमें यहाँ पर बताना है, देखो, काव्य अलंकार, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है। नाट्यशास्त्र, तो इसमें नाट्यशास्त्र पहले ही आएगा, नाट्यशास्त्र पहले ही आएगा। और ध्वन्यालोक किसका? आनंदवर्धन का। वो कौन सी शताब्दी में? साहित्य दर्पण इसमें आगे आ गया, ये तो हमारा गलत हो गया, सी वाला भी गलत हो गया। हमारा नाट्यशास्त्र पहले आएगा, जो कि भरत मुनि का था नाट्यशास्त्र, और ये दूसरी शताब्दी के अंदर थे। काव्य अलंकार भामा का है, जो कि छठी शताब्दी में थे। और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का है, जो कि शायद 9वीं 10वीं में थे। और साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, ठीक है। अगर वो वाले क्वेश्चन आपको याद हो गए कि वो कौन सी शताब्दी में कौन से आचार्य थे, तो ये इनकी जो रचनाएं वो भी याद हो जाएंगी। रस की प्रस्तुति के लिए तद्रूप अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? तद्रूपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्ट लोलट या फिर भट्ट नायक। तो ये किया था भाई भट्ट लोलट ने, ठीक है, भट्ट लोलट ने किया था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, शक्ति कवित्व बीज रूप है संस्कार विशेष। शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं, ठीक है। कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में ये उद्धरण किस आचार्य का है? शक्ति कवित्व बीज के रूप में किसका है ये कथन? आचार्य कुंतक, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट या फिर आचार्य दंडी। तो ये जो कथन है वो किसका है? आचार्य मम्मट का है, ठीक है। शक्ति कवित्व बीज रूप, इसको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। रस के संबंध में क्या कहा गया है? रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, बिल्कुल सही बात है, रस को अलौकिक आनंद कहा जाता है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिक तत्व का समर्थन किया है, नहीं किया है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटककार भास से ग्रहण किया है, नहीं किया है ना। इसमें दोनों गलत हैं, पहला ए और बी जो दोनों कथन है वो हमारे यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? उक्ति विन्यास वक्रता, ये ही नहीं है, ठीक है। उक्ति विन्यास जो वक्रता है यही किसका नहीं है? वक्रोक्ति का भेद नहीं है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो रस का अवयव नहीं है कौन सा? भाव, विभाव, अनुभाव, ये तो तीनों हैं, लेकिन संचारी भाव रस का अवयव नहीं है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी थी?
दंडी, भामा, वामन या फिर आनंद वर्धन। तो काव्य दोष की परिभाषा, दोष की बात कर रहा है, काव्य दोष की परिभाषा किसने दी थी? तो ये दी है भाई वामन ने। ठीक है, काव्य में दोष की परिभाषा दी है किसने? वामन ने। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो स्वरभंग जो होता है वो किस प्रकार का अनुभाव होता है? सात्विक। कैसा होता है ये? सात्विक होता है। निम्नलिखित सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित करना है। अनुमितिवाद, उत्पत्तिवाद, साधारणीकरण, अभिव्यक्तिवाद। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, काव्य शास्त्र की मैंने 5 क्लास डाली हुई है जो कि प्लेलिस्ट में है। अगर आपको काव्य शास्त्र पढ़ना है मैं उसकी और भी 1-2 क्लास डाल दूंगी, तो आप उसमें ज़रूर देख लीजिए। वहाँ से आपको जो ये क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हिंदी साहित्य की पीवाई की सीरीज हमारी चल रही है। और इसके अलावा हमारी यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की, तो उसके लिए हमारा जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट की पीवाई की सीरीज चल रही है कंप्लीट। मैं उसकी तैयारी करवा रही हूँ। उससे पहले थ्योरी भी करवा दी है, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जो भी भाई बहन नए हैं। ठीक है, सिद्धांतों और चिंतकों को सुमेलित कीजिए। तो अनुमितिवाद किसका है? उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद किसका है? ये है भट्ट लोलट का। साधारणीकरण और अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, तो अनुमितिवाद किसका है? आचार्य शंकुक का है। साधारणीकरण किसका है? तो ये अभिनव गुप्त का है। और अभिव्यक्तिवाद है भट्ट नायक का। एक बार बिल्कुल, अनुमतिवाद आचार्य शंकुक का बिल्कुल करेक्ट है। और उत्पत्तिवाद है भट्ट लोलट जी का। साधारणीकरण किसका है? तो ये भट्ट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे लग ही रहा था। साधारणीकरण किसका है? भट्ट नायक का है। और अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। ठीक है, अभिनव अभिव्यक्ति, दोनों को याद रख लेना, इजी है। सावधि व्यंजना के प्रकार हैं। सावधि व्यंजना के प्रकार कौन से हैं? आरती व्यंजना, लक्षणा, मूला या अभिधा मूला या फिर लक्ष्य संभवा। ठीक है, इनमें से सावधि व्यंजना के प्रकार बताने हैं तो वो कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए, इसके सावधि व्यंजना के 2 प्रकार होते हैं। कौन से? अभिधा मूला और लक्षणा मूला। अभिधा मूला और लक्षणा मूला। ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। अब हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि पाश्चात्य संस्कृति से हैं, मतलब पाश्चात्य से हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र से, इनको याद रख ले, इसको भी पढ़ लेना आप। आइए रिचर्ड्स की दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं क्या हैं? आइए रिचर्ड्स यहाँ पे दे रखा है, तो इनकी दृष्टि में काव्य भाषा की विशेषताएं बतानी है। छद्म कथन की प्राथमिकता, सूचनात्मक अर्थ की प्राथमिकता, रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता या फिर तथ्यात्मक अर्थ की प्राथमिकता। तो यहाँ पर हमारा ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। छद्म कथन की प्राथमिकता और रागात्मक अर्थ की प्राथमिकता, ये दोनों आई रिचर्ड्स की दृष्टि में विशेषताएं होती हैं। कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, ये कथन किसका है? एजरा पाउंड, क्लिंत ब्रुक्स, जॉन डन या हार्ड हाइडेगर। तो ये है क्लिंत ब्रुक्स का। ठीक है, क्लिंत ब्रुक्स का ये कथन है। अरस्तु के त्रासदी के सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम बताना है। सबसे पहली बात तो याद रख लेना, अरस्तु ने दिया था त्रासदी का सिद्धांत। ठीक है, कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना। तो बिल्कुल ये जो क्रम है वो बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ए बी सी और डी चारों बिल्कुल इसी तरह क्रम में रखे गए हैं। सबसे पहले कथानक आता है, फिर चरित्र, फिर विचार, फिर पद योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अस्तित्ववादी चिंतक ने सुपरमैन की कल्पना की है? तो किस अस्तित्ववादी चिंतक ने सुपरमैन की कल्पना की है? कीर्केगार्ड, सार्त्र, फ्रेडरिक नीत्शे या अल्बर्ट कामू। तो ये किसने की है? फ्रेडरिक नीत्शे के द्वारा की गई है सुपरमैन की कल्पना। निम्नलिखित में से कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले पाश्चात्य आलोचक कौन है? कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले कौन है? प्लेटो, अरस्तु, वर्ड्सवर्थ या फिर टी.एस. एलियट। तो ये नाम आता है टी.एस. एलियट का। ठीक है, इन्होंने कविता की जो रचना प्रक्रिया है उस पर विचार किया था। टी.एस. एलियट की आलोचना की विशेषता में शामिल है। टी.एस. एलियट की आलोचना की विशेषता में क्या शामिल है? कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, कविता आत्मगत अनुभूति की अभिव्यक्ति है,
इलियट की आलोचना की विशेषता बता रहा है। ये कविता आत्मगत अनुभूति की व्यक्ति है, ये तो सही बात है। कवि काव्य का माध्यम भर है। कविता अपवर्जी तथा अंतर्वेशी होती है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, ए इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। मतलब कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन नहीं होती, ठीक है, पलायन नहीं होती बल्कि उसकी अनुभूति होती है। सुमेलित करना है यहाँ पर क्रोचे, रिचर्ड्स, कॉलरिज और इलियट, इनको बताना है। देखो क्रोचे का जो सिद्धांत है वो कौन सा है, तो क्रोचे ने सिद्धांत दिया था अभिव्यंजनावाद का ही, ठीक है, इसको याद रख लेना है। रिचर्ड का जो सिद्धांत है वो है संप्रेषण का सिद्धांत, ठीक है, किसका है। और कॉलरिज ने दिया था कल्पना का सिद्धांत, ये तो इजी, और इलियट का था निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, ठीक है, इसको भी याद रख लेना। राइटिंग एंड डिफरेंस, राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किस आलोचक की है। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक किसकी है, मिशेल फूको, वर्जीनिया वुल्फ, सिमोन दे बोवार या जॉक देरिदा। तो ये जो पुस्तक है वो है जॉक देरिदा की, ठीक है, डी सही है, जॉक देरिदा की पुस्तक है राइटिंग एंड डिफरेंस। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ पर हुआ था। प्रतीकवादी आंदोलन का उदय कहाँ हुआ था, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या स्वीडन। तो ये हुआ था फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादुई यथार्थवाद के प्रतिस्थापक कौन है। जादुई यथार्थवाद के प्रतिस्थापक कौन है, कोट्स, देरिदा, फ्रायड या बुएलो। तो ये हैं भाई बुलो साहब, ठीक है, बुएलो साहब हैं जो जादुई यथार्थवाद के प्रतिपादक हैं। निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। जन्म की दृष्टि से बताना है, इसमें तीन ही ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये सबसे पहले किसका नाम आएगा, प्लेटो का, ठीक है, प्लेटो का नाम आएगा। अरस्तु उसके शिष्य थे प्लेटो के। और उसके बाद लॉन्जाइनस या लॉन्गिनस बोलते हैं कॉलरिज, ठीक है, प्लेटो फिर अरस्तु फिर लॉन्जिनस और फिर कॉलरिज। निम्नलिखित का सही अनुक्रम कौन सा है, अनुक्रम बताना है यहाँ पर। अस्तित्ववाद, संरचनावाद, यथार्थवाद, मनोविश्लेषणवाद। इसका सही अनुक्रम बताना है तो सबसे पहले इसमें आएगा संरचनावाद, ठीक है, संरचनावाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद। संरचनावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद, ठीक है, इसको याद रख लेना। रस सिद्धांत संबंधी ग्रंथ रस तरंगिनी के रचयिता कौन है। तो रस तरंगिनी के रचयिता बताने हमें जगन्नाथ विश्वनाथ, जगन्नाथ विश्वनाथ भानुदत्त या फिर जयदेव। तो ये हैं भानुदत्त, ठीक है, भानुदत्त ने किसकी रचना की थी, रस तरंगिनी की रचना की थी। अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा फास्ट चल रही हूँ तो मुझे कमेंट करके बताना। मैंने इसलिए फास्ट चल रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं जो फुल स्पीड में देखते होंगे या पूरी देखते नहीं हैं वीडियो को, है ना, तो उनके लिए मैं जल्दी से चल रही हूँ। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है। कल्पना मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। जो कल्पना हम करते हैं वो मन की कोई रहस्यपूर्ण क्रिया नहीं है, वह मन की अन्य क्रियाओं के समान ही होती है। ये कथन किस पाश्चात्य का है, क्रोचे, टी.एस. एलियट, कॉलरिज या फिर आई.ए. रिचर्ड्स। तो ये किसने कहा है, रिचर्ड्स भाई साहब ने कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन का चयन करना है हमें यहाँ पर। जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं। सही कथन को बताना है, क्या कह रहा है ये। सही कथन, जगन्नाथ के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा व्यंग्यार्थ ध्वनि में रमणीयता उत्पन्न कर देते हैं, ये तो सही बात है। मम्मट के अनुसार नियत वर्णों का रस विषयक व्यापार वृत्ति या रीति कहलाता है, ये भी सही है। दंडी के अनुसार काव्य की शोभा कराने वाले धर्म गुण कहते हैं, ये बात यहाँ पे गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है, इसका सी ऑप्शन सही है। वामन के अनुसार सादृश्य पर आधारित ये गौणी लक्षणा वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है, ये बात भी सही है। जो सही चीजें आप उनको पढ़ना। और इसमें ई वाला दे रखा है, क्या कह रहा है ये, भट्टनायक के अनुसार विवाहवादी और स्थायी भावों में परस्पर व्यंजक व्यंग्य रूप संयोग द्वारा रस की अभिव्यक्ति होती है। तो भट्टनायक के अनुसार ये भी इसका रॉन्ग है, ए बी और डी हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है। मनोविश्लेषणवादी जो मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक हैं अल्फ्रेड एडलर, इनका समय बताना है।
तो इनका समय कौन सा है भाई? तो ये 1870 ईस्वी से 1937, 1870 से 1937 तक का इनका समय रहा था। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन वाला क्वेश्चन है जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग अभ्यास को काव्य का हेतु माना है। दंडी ने क्या माना है? नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल ज्ञान, शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का क्या माना है? हेतु माना है। और मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। तो इनमें से हमें सही ऑप्शन बताना है, कौन सा सही होगा। विकल्प दे रखे हैं। तो देखो, दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को क्या माना है? काव्य का हेतु माना है। तो भाई यहाँ पर क्या है? दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का हेतु माना है, ये बात बिल्कुल सही है। और मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नहीं है। 35 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आई होप आपको पसंद आएंगे, और पसंद आए या ना आए लेकिन आपके लिए यूजफुल जरूर रहेंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, आपको अच्छा लगे ना लगे वो मुझे नहीं पता, और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। जितने बच्चे देखते हैं उतना लाइव तो कम से कम किया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों को। वेद है, ये हमारी जो सीरीज है, इसमें सारे भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से ही क्वेश्चन रखे गए हैं, तो इनको भी आप ध्यान दीजिएगा। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद कौन से हैं? रसादी ध्वनि, वस्तु ध्वनि, वर्णगत ध्वनि या फिर अलंकार ध्वनि। तो इनमें से कौन सा हमारा राइट ऑप्शन होगा? यहाँ पे नीचे कुछ विकल्प दिए गए हैं, तो उनका हम उनमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद कौन से हैं? तो इसमें वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। ठीक है, वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि, ये दोनों संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद होते हैं। और इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी और सी। ठीक है, बी और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन दोनों को याद रख लेना। संलक्ष्य क्रम ध्वनि के जो भेद हैं वो है वस्तु ध्वनि और वर्णगत ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अवन अलंकृति पुनः क्वापी, ये उक्ति किस आचार्य की है? तद दोषौ, ये तद दोषौ है। तद दोषौ शब्दार्थौ सगुना अलंकृति पुनः क्वापी, ये किस आचार्य की है? भामा, धनंजय, मम्मट या फिर भोजराज। तो ये जो उक्ति है ये किसकी है? मम्मट की है। ठीक है, मम्मट, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सूची फर्स्ट को यानी कि मिलान करना है यहाँ पे आपको। औपम्य गर्भ विभावना, सादृश्य मूलक एकावली, विरोध गर्भ, उत्प्रेक्षा, श्रृंखला मूलक व्यतिरेक। यहाँ पर हमारे हमें अलंकार दिए हुए हैं, तो अलंकार हमें यहाँ पर बताने हैं। तो बताइए यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो बी ऑप्शन, वैसे इसमें मैंने मतलब विकल्प नहीं दिए हैं, लेकिन हम इसको मिलान कर लेते हैं। जैसे कि औपम्य गर्भ, औपम्य गर्भ में कौन सा आएगा? तो ये है व्यतिरेक। ठीक है, औपम्य गर्भ यानी कि व्यतिरेक से मिल जाएगा। और सादृश्य मूलक की अगर बात करें तो ये है उत्प्रेक्षा। ठीक है, सादृश्य मूलक, उत्प्रेक्षा, विरोध गर्भ, विरोध गर्भ में कौन सा जाएगा? विभावना, विरोध गर्भ विभावना अलंकार है। और श्रृंखला मूलक का संबंध किससे है? तो ये है एकावली से। ठीक है, ये थोड़ा सा पास में है इसलिए आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो आप एक बार इनको अच्छे से समझ लेना। औपम्य गर्भ व्यतिरेक, ठीक है, यानी कि ए का हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा सादृश्य मूलक, उत्प्रेक्षा, विरोध गर्भ विभावना, श्रृंखला मूलक, एकावली। ठीक है, तो ये इनका क्रम याद रखना है। निम्नलिखित में से यह कथन सा काव्य घटना अनुकूल शब्दों उपस्थिति, ये किसका है वाक्य? तो ये कथन किसने कहा है? सा काव्य घटना अनुकूल, सा काव्य घटना अनुकूल शब्दों उपस्थिति, ये किसका है? रुद्रट, कुंतक, जगन्नाथ या फिर वामन। तो ये जो कथन है वो है जगन्नाथ का। जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में थे। किसमें थे? 17वीं सदी और शताब्दी आप लगा लीजिए। पहले घन आनंद,
पहले घन आनंद सींची सुजान कहीं बतियां अति प्यार पगी। अब लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए। बिसासी दगानी दगी अखियां दुखियानी कुबानी परी ना कहूँ लगे कौन घड़ी सू लगी। मति दौरी थकी ना लहे टिकठौर अमोही के मुँह मिठास ठगी। तो इनमें हमें क्या बताना है, इस सवैया में जो लाए शब्द है जो प्रयोग हुआ है लाए, ठीक है। लाए कहाँ पर है, ये है लाए वियोग की लाए, लाए वियोग की लाए बलाए बढ़ाए, ये 3 बार हमारे यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, हमें अलंकार शब्द बताना है। तो शब्द में अलंकार जिसमें होते हैं, देखो शब्द जो बार बार रिपीट होता है उसमें कौन सा अलंकार होता है, तो ये होता है यमक अलंकार, और उसका हर बार अर्थ कुछ ना कुछ अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो वाच्यार्थ के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। वाच्यार्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता, निश्चित अर्थ, मुख्यार्थ, अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ या अन्यार्थ। वाच्यार्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये नहीं होता है अन्यार्थ। देखो वाच्यार्थ के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, तो ये अन्यार्थ नहीं होता है, इसका एक निश्चित अर्थ होता है और मुख्य अर्थ होता है, अभिधा शक्ति द्वारा ज्ञात अर्थ होता है, ठीक है। इसमें ये अभिधा जो शक्ति होती है, अभिधा शक्ति के 3 रूप बताए गए हैं, ठीक है, अभिधा, लक्षणा और तो इनको याद रख लेना है, व्यंजना, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। और इनको याद रख लेना, अभिधा को अन्यार्थ नहीं बोलते, इसमें जो अर्थ होता है वो हमें डायरेक्ट समझ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सावधि व्यंजना के प्रकार बताने हैं। आर्थी व्यंजना, लक्षणा मूला, अभिधा मूला, लक्ष्य संभवा। तो इनमें से कौन सा है जो सावधि व्यंजना के प्रकार है, तो सावधि जो व्यंजना है उसके 2 प्रकार होते हैं, लक्षणा मूला और अभिधा मूला, ठीक है। सावधि व्यंजना के 2 प्रकार है, लक्षणा मूला और अभिधा मूला, इसको याद रख लीजिएगा। इसमें बी और सी इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 8 क्वेश्चन है, यह कथन शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में काव्य हेतु है, निम्नलिखित में से एक कथन किसका है। शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास समन्वित रूप में ही काव्य हेतु हैं, तो इनमें से किसका है ये कथन, हेमचंद्र, मम्मट, दंडी या फिर विश्वनाथ। तो ये जो कथन है वो है मम्मट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन करना है यहाँ पर, तो चयन करेंगे, प्रज्ञा, नवो उन्मेष, शालिनी, प्रतिभा, मता। ये कथन है जो कि किसका है, यहाँ पर इनके ये मैचिंग है एक तरीके से, ठीक है। मैचिंग क्या है, मतलब ये बताना है कि ये जो कथन है वो उनका आंसर सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रज्ञा, नवो उन्मेष, शालिनी, प्रतिभा, मता, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भट्टतौत का ही कथन है, ठीक है। प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ये कुंतक का ही कथन है, इसको याद रख लेना। शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप, ठीक है, शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप है, ये हमारा जो ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ ये हमारा सही है, एक सेकंड रुकिए, ये हमारा रॉन्ग है बी वाला, लेकिन सी हमारा सही है, शक्ति कवित्व बीज संस्कार रूप है, ये मम्मट का कथन है। सा काव्य घटना अनुकूल, अभी हमने पढ़ा है, ये जगन्नाथ का कथन है, ठीक है। तो इसमें ए और सी और डी, इसमें ये तीनों के तीनों क्या है वो सही हो जाएंगे, ठीक है। इनको तीनों को याद रख लेना। बाकी इसमें जो बी दे रखा है वो इनका कथन नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये किसका कथन है ना, थोड़ा बहुत आप भी सर्च किया करो ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएं। रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है। जो रुद्रट जी हैं ये वक्रोक्ति को क्या मानते हैं, तो ये शब्दालंकार मानते हैं, तो इसे यानी कि वक्रोक्ति को अर्थालंकार किसने माना है, दंडी, क्षेमेंद्र, वामन या आनंदवर्धन। तो ये माना है भाई किसने, वामन ने, ठीक है, वामन इसे अर्थालंकार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के इन ग्रंथों को रचनाकार के साथ सम्मिलित करना है। ध्वन्यालोक किसका है, तो ये आनंदवर्धन का है। ध्वन्यालोक किसका है, आनंदवर्धन का है, इसके पीछे लिख देती हूँ, ए से मिल जाएगा। साहित्य दर्पण किसका है, तो ये साहित्य दर्पण है भाई आचार्य विश्वनाथ जी का, यानी कि बी। और रस गंगाधर है पंडित जगन्नाथ जी का, सी। और मम्मट का है काव्य प्रकाश, ठीक है। तो इस तरह से मैच हो जाएंगे, यानी कि
ए से हमारा 4 वाला मैच हो जाएगा, 4, और साहित्य, सॉरी, ए से हमारा 3 मैच होगा, है ना। आनंदवर्धन, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ यानी कि फर्स्ट, रस गंगाधर 4, पंडित जगन्नाथ, काव्य प्रकाश किसका है, मम्मट का है। 3142 ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सम्मिलित करना है। तो अलंकार बताने हैं, किसके अंदर कौन सा अलंकार है। तो वह आदमी नहीं हैवान है, वह आदमी नहीं हैवान है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसके अंदर जो अलंकार है, मैं अलंकार लिख लेती हूँ, आपनोति अलंकार, आपनोति अलंकार इसके अंदर है, ठीक है। वह आदमी नहीं हैवान है, इसमें आपनोति अलंकार है। वे तो मानो देवता हैं, वे तो मानो क्या है, देवता हैं, तो इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। उत्प्रेक्षा, मानो, जानो, ज्यों त्यों, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो उत्प्रेक्षा के अंदर आते हैं। कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, कहीं यह उसकी चाल तो नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भ्रांति मानी अलंकार होगा। आप तो साक्षात इंद्र हैं, आप तो साक्षात क्या है, इंद्र है, तो साक्षात इंद्र से उसकी तुलना की गई है, तो ये इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में मतलब जब किसी से हम तुलना करते हैं तो उसको साक्षात उसी का रूप दे दिया जाता है, ठीक है। तुम तो शेर हो, है ना, और जैसे तुम तो शेर की तरह दिखते हो, तुम्हारा जो व्यवहार है वो तो एक शेर की तरह है, ऐसा मतलब बोलते हैं, तो वो का सा शेर की सी तरह, तो वहां पर हमारा उपमा अलंकार होता है। लेकिन अगर सीधा तुम तो शेर हो, बब्बर शेर हो, तो ये हो गया रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन कथनों के साथ आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, आपके समझ में आ रहे होंगे, मैं आपको समझा पा रही होंगी अच्छे से। और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही हैं, और कितना मतलब मैं आपके लिए अगर मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत फीडबैक आप भी मुझे दिया करें प्लीज़, बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल दूंगी, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी, आप वहाँ से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी इसमें 15-20 क्वेश्चन है, आप भागना नहीं, ठीक है। वो तो बस मैं एक बार बोल रही हूँ, आपको याद दिला रही हूँ। इन कथनों के साथ उनके अलंकारों को सुमेलित करना है। फिर दोबारा से हमारे सामने क्वेश्चन किसका है, तो ये अलंकारों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पर दिखा है, मुख नहीं चंद्रमा है, मुख नहीं चंद्रमा है, तो इसमें कौन सा अलंकार है। मुख नहीं चंद्रमा है, इसमें आपनुति अलंकार है, ठीक है। आपनुति अलंकार है इसके अंदर, मुख नहीं चंद्रमा है। मुख तो चंद्र ही है, मुख तो क्या है, चंद्र ही है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूपक। मुख को चंद्रमा बता दिया गया है, ठीक है, तो ये रूपक अलंकार हो गया। मुझे देखकर, मुख देखकर चांद का आभास हुआ, मुख देखकर क्या हुआ, चांद का आभास हुआ, तो इसमें कौन सा अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार है ये, भ्रांतिमान अलंकार है, मतलब उसको ऐसा भ्रम हुआ कि जैसे सामने चांद है। और मुख है कि चांद, इसमें संदेह अलंकार है। मुख है कि चांद, इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये संदेह अलंकार है, इसका याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित वर्गों में काल क्रमानुसार आचार्यों का कौन सा क्रम सही है। निम्नलिखित वर्ग दे रखे हैं यहाँ पर हमें, तो इनमें से देखो, जो मैंने कल एक पार्ट 1 इसका पढ़ाया था, एक मतलब पढ़ाया था, कुछ क्वेश्चन उसमें कराए थे मैंने, 35 क्वेश्चन कराए थे। तो वहाँ पर मैंने जो भी काव्य शास्त्र में जो भी आचार्य आते हैं उन सब का समय आपको बताया था, और बार 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 बताया था, है ना। ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ये क्वेश्चन हर बार एक आध पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसका सही आंसर देना है, बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, इसमें कौन सा हमारा सही है। निम्नलिखित वर्गों में, अब मैं इसमें नहीं बताऊंगी, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके ज़रूर देख लेना। और एक शॉर्ट भी मैंने कल डाला था, शॉर्ट वीडियो भी, उसमें मैंने इनके कालक्रम को रखा हुआ है, केवल कालक्रम को, ठीक है, लॉन्ग में से, तो उसको भी आप देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। मम्मट, दंडी, भामा, आनंदवर्धन, तो देखो सबसे पहले इसमें जो समय है ना वो भामा का आता है।
भामा का जो समय है वो 6वीं शताब्दी है, दंडी का 7वीं शताब्दी है, आनंदवर्धन का 9वीं 10वीं शताब्दी है और मम्मट का भी 10वीं 11वीं शताब्दी में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मैच हो जाएगा। भामा हमारे 6वीं शताब्दी के हैं, उससे पहले हैं, और भरत मुनि सबसे पहले आते हैं, वो दूसरी शताब्दी में पैदा हुए थे। ठीक है, यहाँ पर सुमेलन करना है, सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये किसका कथन है? शब्दार्थौ सहितम काव्यम, ये किसका कथन है? तो ये भाई कथन है किसका? भामा का कथन है। ठीक है, शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, ये भामा का कथन है। ननु शब्दार्थौ काव्यम, ननु शब्दार्थौ काव्यम, तो ये किसका कथन है? ये दंडी का कथन है। किसका है? दंडी का कथन है। नेक्स्ट है शब्दार्थौ सहितौ, शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी, वक्र कवि व्यापार शालिनी, ये किसका है? तो ये कुंतक का है, ये कुंतक जी का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये तो मैच ही है ना, ये विश्वनाथ का कथन है। विश्वनाथ हमारे 14वीं शताब्दी के है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में थे। और कुंतक की अगर बात करें तो कुंतक हमारे 10वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं के बीच में थे। तो ये आप याद रख लेना, इन कथनों को याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम भामा का कथन है। ननु शब्दार्थौ काव्यम दंडी का कथन है। शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक का कथन है। और वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ये थोड़ा सा क्या है कि आज थोड़ा सा मिसप्रिंट रहा है, मतलब इसको बाद में एडिट करने का थोड़ा मतलब ध्यान नहीं रहा या टाइम नहीं मिला, तो और मैंने करवाई भी किसी और से थी, तो इसलिए हो नहीं पाया ठीक से, है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, मैं इनके सामने आपके जो आंसर है वो उसको लिख देती हूँ। समझने वाले तो समझ ही जाएंगे, और जिनको कमी निकालनी है वो निकाल के ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ध्वन्यालोक, ध्वन्यालोक किसका है? तो ध्वन्यालोक जो आचार्य हैं इसके, वो आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक के कौन है? तो आनंदवर्धन है, सभी जानते हैं इस बात को। और काव्य अलंकार की अगर बात करें तो अलंकार किसने का है? तो अलंकार सिद्धांत किसने दिया था? भामा ने दिया था। ठीक है, ये भामा का है। काव्य प्रकाश की अगर बात करें तो ये मम्मट का है, काव्य प्रकाश। ठीक है, ये मम्मट का है। और काव्य अनुशासन किसका है? हेमचंद्र। अनुशासन में कौन रहते थे? हेमचंद्र जी रहते थे। ठीक है, तो हो गई हमारी बहुत अच्छी मैचिंग। वैसे भी इसी तरह से याद रखना है हमें चीज़ों को। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य पूछ रहा है आपसे, तो ये कौन है? भामा, विश्वनाथ, रुद्रट या फिर मम्मट। तो इसमें से जो देखो, भामा, रुद्रट और मम्मट, ये तीनों के तीनों इसके फेवर में रही हैं, लेकिन जो विश्वनाथ जी है ना, ये बी, ये है इसके क्या है? वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ बताना है। परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान या प्रगाढ़ पांडित्य। तो बताना है काव्य हेतुओं में काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ है परिश्रम, शब्द ज्ञान, लोक ज्ञान या प्रगाढ़ पांडित्य। तो ये है शब्द ज्ञान। ठीक है, शब्द ज्ञान क्या है? काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का अर्थ है। इसको याद रख लेना। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो ये रुद्रट, दंडी, वामन या अप्य दीक्षित, ये हैं भाई दंडी भाई साहब। ठीक है, दंडी जी जो हैं काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। वे दग्धा भंगी भनीति, ये किसका सूत्र है? वे दग्धा भंगी भनीति किसका सूत्र है? कुंतक, भोज, राजशेखर, पंडित राज जगन्नाथ। तो ये कुंतक का कथन है। ठीक है, ये किसका सूत्र है? तो ये कुंतक जी का सूत्र है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? 4 वेद तो होते ही हैं, सब जानते हैं। नाटक को पंचम वेद किसने बोल दिया? तो ये वही बोलेगा जिसने नाटक के ऊपर कुछ लिखा होगा। तो ये है हमारे भरत मुनि जी। ठीक है, भरत मुनि जी जो कि दूसरी शताब्दी में थे, और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था नाट्य शास्त्र, और ये रस सिद्धांत के प्रणेता थे। नाट्य शास्त्र नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा था, इसको याद रख लेना। एवं क्रम हेतुम अभिधाय रस विषय लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? एवं क्रम हेतुम अभिधाय रस विषय लक्षण सूत्र महा। देखो ये थोड़ी संस्कृत होती है, इसको एक एक दो दोबारा आपको याद करना पड़ेगा, तभी याद हो पाएगा। ये रस संबंधी सूत्र है जो कि किसका है? भरत मुनि आनंदवर्धन
अभिनव गुप्त या फिर हेमचंद्र, तो ये जो कथन है वो है भरत मुनि जी का। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है? तो काव्य दोष की जो परिभाषा है वो सबसे पहले दी है वही वामन ने। ठीक है, वामन ने दी है। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना। ओके, थैंक यू, टेक केयर, धन्यवाद।